हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे एक कहानी जुनून तेरे इश्क का, जिसको लिखा है इनायत जी ने और इसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हम इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 42 हो चुके हैं। हम देखते हैं अगली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 43 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। और अब घर वापस आने के लिए हॉस्पिटल से निकल जाता है। रास्ते में उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। उसे अर्पित कॉल करता है। आरव फ़ोन उठाता है और अर्पित की बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और कार को दूसरी ओर घुमा लेता है। और थोड़ी देर के बाद अपने फार्म हाउस पहुंचता है और गाड़ी पार्क करके सीधा बेसमेंट में चला जाता है। बेसमेंट में एक आदमी को बांध के रखा गया था। वो आधा बेहोशी की हालत में था। शायद आरव के बॉडीगार्ड ने उसे अच्छी खातिरदारी की थी। आरव अंदर आता है, उसे देखते ही पहचान जाता है कि वही वेटर था जिसने उसे दूध दिया था। आरव अर्पित की ओर इशारा करता है और अर्पित आरव का इशारा समझकर उस आदमी के चेहरे पर पानी डालता है। वो आदमी एकदम से होश में आता है और बोलने लगता है, मुझे मत मारो। मैंने तो सब पैसे के लिए किया था। प्लीज़ मुझे जाने दो। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ये तो हम भी जानते हैं कि तू ये सब कि ये क्योंकि ये तो हम भी जानते हैं कि ये सब तुमने जानबूझ के किया है, लेकिन क्यों? किसके कहने पे तुमने ये सब किया है? मुझे उसका नाम चाहिए। ये सब उस आदमी के मुंह पे अपने हाथों को भींचते हुए बोलता है। और उसकी ओर दया उसकी ओर आंखें और ज़बान दोनों ही आग उगल रही थी। एक पल के लिए तो उसके बॉडीगार्ड भी डर गए थे। वो आदमी आगे बोलता है, उसने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो वो मेरी फैमिली को जान से मार देगी और मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। आरव बिना कुछ बोले अर्पित को इशारा करता है और एक वीडियो टाइप में प्ले करके उसे आदमी को दिखाता है और बोलेगा या नहीं। उस उस वीडियो में उस आदमी की फैमिली थी जिस जिस पर दूर से आरव के बॉडीगार्ड ने गन तानी हुई थी। उन्हें शूट करने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा। वो आदमी रोते हुए बताता है वो आदमी रोते हुए बताता है, वो मुझे एक लड़की ने पैसे दिए थे। वो कौन थी ये तो मैं नहीं जानता। उसने ही मुझे कहा था आपको वो ड्रग देने के लिए। उसके बाद आपको एक रूम में ले जाना था मुझे। फिर कोई लड़की आपके रूम में आती है और आपको फिर कोई लड़की आपके रूम में आती है और आपकी और उस लड़की को कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करके मीडिया को लीक करनी थी। उसके बाद वो लड़की आपका रेप का इल्ज़ाम लगाती, जिससे आपकी पूरी इज़्ज़त ख़राब हो जाती। इसके आगे मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे जाने दीजिए। आरव अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है और अर्पित के साथ बेसमेंट से बाहर निकल जाता है। आरव अर्पित को सब पता लगाने के लिए बोल के अपने घर के लिए निकल जाता है। उसे सनम की बहुत फिक्र हो रही थी। उसे डर था कहीं सनम उसे माफ़ करेगी या नहीं। तो वो पता नहीं उसके बारे में क्या सोच रही होगी। वो जल्दी से सनम के पास बात क्लियर करने चला जाता है। वो वो अर्पित को इंस्ट्रक्शन देने के घर के निकल जाता है। आरव जल्दी से घर के अंदर आता है। लगभग रात हो चुकी थी। वो जाते ही अपने साथ में लाई हुई मेडिसिन को रूम में रख देता है कि किसी को पता न चले। फिर सनम को ढूंढने लगता है। सनम उस वक्त सबके सबके लिए डिनर बना रही थी। आरव उससे बात करने के लिए किचन में चला जाता है। सनम को उसके अंदर आने का पता चल जाता है, लेकिन वो एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखती। आरव को ये देख के अपने दिल में बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन वो खुद को नॉर्मल रख के सभी सर्वेंट्स को बाहर जाने के लिए बोलता है। लेकिन वो सब बाहर जा पाते हैं उससे पहले ही सनम बोल पड़ती है, महाराज जी डिनर रेडी हो गया है, आप बाहर लगवा दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इतना बोल के सनम वहाँ से निकल जाती है। आरब उसके पीछे जाता है। सारे सर्वेंट चैन की सांस लेते हैं, क्योंकि उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दें, अपने बॉस या लेडी बॉस का। आरब सनम का पीछे पीछे चला जाता है। वो सनम को आवाज़ भी देता है, लेकिन सनम उसे इग्नोर करके दादी के रूम में चली जाती हैं। वो शायद अभी आरब का फेस नहीं करना चाहती थी। शायद वो जो कल हुआ था उसे एक्सपेक्ट नहीं कर पा रही थी। उसमें हिम्मत ही नहीं थी आरव को फेस करने की। आरव अपना मुंह लटका के रह जाता है। सनम दादी के साथ ही रहती थी सनम दादी के साथ ही रह रही थी और डिनर के टाइम भी उनके साथ ही नीचे आई थी। वो आरव को कोई मौका ही नहीं दे रही थी। डिनर के बाद सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आरव भी अपने रूम में जाता है और सनम का वेट करने लगता है, लेकिन सनम को आने में चलने की सनम को जाने में डर लग रहा था। वो काफ़ी देर तक हॉल में ही आरव के सोने का वेट कर रही थी, लेकिन तब भी रूम की लाइट ऑन थी। तो सनम हार मान के ऊपर चली जाती है, लेकिन अपने रूम में ना जाकर दूसरे रूम में चली जाती है। आरव काफ़ी देर तक सनम का वेट कर रहा था, लेकिन सनम नहीं आती तो खुद ही सनम को देखने बाहर आता है। आरव को सनम कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसको सब जगह ढूंढने लगता है। तभी उसकी नज़र अपने रूम के सामने वाली रूम में जाती है, पर रूम के अंदर से लॉक था। वो इस पैर की लाके रूम को ओपन करता है और अंदर जाता है। सनम बेड के पास नीचे बैठ के रोने लगती है। आरा जल्दी से उसके
आरव जल्दी से जाके उसको अपनी बाहों में भर लेता है और उसके आए हुए आंसू को पोंछते हुए बोलता है, सनम क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। सनम कुछ नहीं कहती। आरव को सनम की बॉडी गर्म लगती है। वो सनम को फीवर चेक करता है, उसे सच में फीवर आ गया था। वो जल्दी से सनम को बाहों में उठाता है और अपने रूम में जाने लगता है। सनम उसे रोकते हुए बोलती है, मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मुझे। सनम बोलती है लेकिन आरव उसकी एक नहीं सुनता और उसे रूम में जाके बेड पे लेटा देता है और जाके रूम का डोर लॉक कर देता है। और फिर सनम को लिए मेडिसिन निकालता है और उसे देता है, लेकिन सनम मेडिसिन देख के मुंह बना लेती है। मुंह बनाना बंद करो और चुपचाप ये खाओ, नहीं नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं दवाई खिलाने के। सनम को आरव के से पहले ही डर लगता है और कल रात के बाद तो सनम उससे नजर भी नहीं मिला पा रही थी। वो चुपचाप दवाई खा लेती है। ये देख के आरव के फेस पे एक स्माइल आती है। सनम अपनी आंखें बंद करके बेड पर लिसाने लेट जाती है। सनम के बाल उसकी सनम के बाल उस एक सनम के बाल उसकी गर्दन थोड़ी हट जाते हैं। आरव का कल की सैम की बाल उसकी गर्दन से हट जाते हैं। आरव को कल के दिए हुए जख्म दिखते हैं, जो निशान उसने उसे दिए थे। उसे देख के बहुत बुरा लगता है। वो जल्दी से जाके आयरन निकालता है और सनम के पास बैठ जाता है। आरव जैसे ही सनम के पास बैठता है, सनम अपनी आंखें खोल लेती है और दूसरी ओर खिसकने लगती है, लेकिन आरव अपना हाथ उसी ओर रख के सनम को रास्ता ब्लॉक कर देता है। आरव धीरे धीरे सनम की तरफ बढ़ने लगता है। सनम डर से अपनी आंखें कस के बंद लेती है। आरव धीरे से सनम के कान के पास जाके बोलता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ जो जख्म मैंने तुम्हें दिए हैं उन पर मरहम लगा रहा हूँ। आरव धीरे से उनके बाल को साइड करके उसकी गर्दन पर दवाई लगाता है। आरव ने सनम की पूरी बॉडी पर निशान दे दिए थे। सनम उसे रोकते हुए बोलती है, मैं खुद कर लूँगी, और उसके हाथ से आयरन लेने लगती है, लेकिन आरव उसे नहीं देता और बोलता है, जब चोट मैंने दी है तो दवाई लगाने का भी हक मेरा ही है, और जो भी कल मैंने किया उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल तुम्हें मेरी क्योर की ज़रूरत है और अब ये आंसू पोंछ दो। सनम, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सनम प्लीज़, आई एम सॉरी। क्या मुझे अब तुम्हें दवाई लगाने का भी हक नहीं है क्या। सनम आरव की बात सुन के उसकी ओर देखने लगती है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 43 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, मुझे लगता है वक्त है तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 44 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। आरव सनम से कहता है कि अब मैं तुम्हें दवाई लगाने का भी हकदार नहीं रहा। आरव की बात सुनकर सनम उसकी ओर देखने लगती है पर कुछ नहीं बोलती। आरव फिर से अपना सवाल दोहराता है। इस बार भी सनम अपनी पलकें झपका के उसे इजाज़त दे रही थी। आरव के फेस पे एक लंबी चौड़ी मुस्कान आ जाती है और सनम को ऑइंटमेंट लगाने लगता है। सनम के जख्म देख के आरव की भी आंखें पनीली हो गई थी। वहीं आरव के छूने से सनम से हिल रही थी। वो कस के अपनी साड़ी पकड़ लेती है। वहीं आरव ये सब देख के उसे लगता है कि सनम को बहुत दर्द हो रहा है। वो धीरे धीरे फूंक मार के सनम को दवाई लगाने लगता है। अब सनम को अब सनम उसको कैसे समझाए कि उसकी हालत थी। सैम उसको कैसे समझाए उसकी आदत थी आरव की प्रेजेंस में ही खराब हो जाती है, और कुछ ऐसा ही हाल आरव का भी था। और आरव की हरकत से तो उसकी क्या हालत हो रही है। सनम खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो आरव को धक्का देके खड़ी हो जाती है। आरव सनम के ऐसा करने से उठने कुछ समझ नहीं पाता। वो सनम के पास जाके खड़ा हो जाता है। सनम के पास होने से आरव का कंट्रोल खत्म हो जाता था। वो सनम के प्रेजेंस में ही मदहोश हो रहा था। ऊपर से जो कल हुआ उसके बाद उसे कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो रहा था। आरव सनम के पीछे खड़ा रहता है। उसके कंधे पे बाल हटा देता है, लेकिन जब सनम की ओर देखता है तो उसकी आंखें खुली खुली रह जाती हैं। उसे खुद पे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सनम की पूरी पीठ नीली पड़ चुकी थी। आरव वहाँ भी सनम की दवाई लगाने लगता है और उसके बाद बोलता है, बाकी जगह सनम उसकी बात समझ के सैम उसकी बात समझ के उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं। वो धीरे से बोलती है, मैं खुद कर लूँगी। आरव आगे कुछ नहीं कहता और वो सनम चेंजिंग रूम में चली जाती है और खुद के कपड़े भी चेंज करने लगती है और दवाई भी लगाने लगती है। आरव सनम का बाहर आने का वेट करने लगता है। थोड़ी देर में सनम बाहर आती है। सनम आरव को देख के वहीं रुक जाती है। उसे बहुत डर लग रहा था आरव के साथ उस रूम में होने का। सनम के लिए काफ़ी ऑकवर्ड हो गया था, क्योंकि कल रात काफ़ी थी उन दोनों को चुप करने के लिए। सनम तो पहले ही आरव से बात कर नहीं पा रही थी। अब तो वो शायद कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। अगर उसके बस में होता तो आरव धीरे धीरे सनम के पास बस में होता तो वो आरव से बात ही ना करती।
आरव धीरे धीरे सनम के पास जाने लगता है। सनम आरव के पास आने से पीछे होने लगती है, पर बेचारी डोर के पास ही खड़ी हो जाती है। एक ही दो स्टेप लगाने लगती है। आरव उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने पास खींच लेता है और सीने से लगा लेता है। दोनों ही एक दूसरे के काफ़ी देर तक ऐसे ही महसूस करते हैं। थोड़ी देर बाद आरव सनम से दूर होता है और उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सनम ऐसा करने से डर जाती है, कहीं आरव कल जैसा बर्ताव उसके साथ ना करे। उसके माथे पसीने की बूंद आ जाती है। आरव उसके मन की बात समझ लेता है और बोलता है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस थोड़ी सी बात करनी है। सनम आरव से कुछ नहीं कहती और अपनी नज़र नीचे कर लेती है। आरव सनम को लेकर सोफे पर बैठता है और सनम के पेट के चारों ओर अपने हाथ लपेट लेता है और उसके कंधे पे अपना मुंह रख देता है। मैंने कल बहुत दर्द दिया तुम्हें, आरव बोलता है। उसकी बात सुनते ही सनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक आंसू आरव के ऊपर गिरता है। आरव सनम की ओर आरव सनम को अपनी ओर पलटता है, उसके आंसू साफ करता है, उसके माथे पे अपने माथा जोड़ लेता है और बोलता है, आई एम सॉरी, मैं कल अपने होश में नहीं था और कल जो भी पार्टी में हुआ उस शाम को बताता है। क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हें जानबूझ के हर्ट कर सकता हूँ? आरव बोलता है। सनम अब भी कुछ नहीं कहती। उसकी आंखों से आंसू बह जा रहे थे। प्लीज़ या सनम, ऐसे रोना बंद करो। तुम जानती हो मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकता। जब भी मैं तुम्हारे ये आंसू देखता हूँ तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। अगर तुम्हें मेरा छूना पसंद नहीं है तो मैं तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आरव की बात सुन के सनम के उसे मारने लगती है। आरव की बात सुनकर सनम उसे मारने लगती है और बोलती है, इडियट, कितने गंदे हो तुम। एक तुम मेरे साथ इतना कुछ कर दिया और अब बोल रहे हो मुझे हाथ नहीं लगाओगे। इडियट हो तुम। मैं इसके लिए नहीं रो रही हूँ कि तुमने मुझे हाथ लगाया, मुझे दर्द हो रहा है इसलिए रो रही हूँ। और जो भी कल हुआ वो कभी ना कभी तो होना ही था, पर ऐसा होगा वो सोचा नहीं था मैंने, इसलिए मैं रो रही हूँ। आरव सनम की प्यारी भरी शिकायत सुन के खुद मुस्कुराने से रोक नहीं पाता और सनम के सिर पे हाथ फेरते हुए कहते बोलता है, तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं होना? सनम बच्चों की तरह अपना पैर हिला देती है और बोलती है, नहीं होना तो और क्या, अब स्टैम्प पेपर पे लिख के लिखवा दोगे क्या? आरव अपनी क्यूट बेबी की हरकत देख के खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पा रहा था और जोर जोर से हंसने लगता है। उसको हंसता देख सनम उसके सीने में मारने लगती है और बोलती है, यह मैं इतनी यहाँ मैं इतनी रो रही हूँ और तुम मुझे चुप कराने की बजाय मुझ पे ही हंसे जा रहे हो। और उसकी गोद से उठते हुए बोलती है, मुझे बात ही नहीं करनी तुमसे, दूर रहो मुझसे। लेकिन आरव की पकड़ से छूटना सनम के लिए इतना आसान नहीं था। आरव और भी कस के सनम को पकड़ लेता है और बोलता है, बीवी, इतना भी आसान नहीं है मुझसे छूटना, तो बेकार की कोशिश करना बंद करो तुम। सनम आरव के हाथों को सनम आरव के हाथों को खोलने की कोशिश करती है और बोलती है, छोड़ो मुझे। लेकिन सनम की कोशिश बेकार हो जाती है। वहीं आरव को इन सब में काफ़ी मज़ा आ रहा था। आरव सनम को पलट के खुद के नीचे कर देता है और उसे सोफे पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आता है। सनम की सांसें गले में ही अटक गई थी। वो अटकते बोलती है, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो? आरव धीरे धीरे सनम के फेस की ओर बढ़ने लगता है। सनम अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है और वो कस के आरव की टी शर्ट को पकड़ लेती है। लेकिन जब काफ़ी देर तक उसे कुछ भी महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल के देखती है। आरव उसे देख के मुस्कुराया जा रहा था। आरव उसे चिढ़ते बोलता है, क्या यार बीवी, तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये सब चलता रहता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बीवी, हम रोमांस करेंगे लेकिन हर काम का एक सही वक्त होता है। सनम आरव की बात सुन के चिढ़ती है। वो आरव को धक्का देके खड़ी होती है और बोलती है, मेरे दिमाग में कुछ उल्टा सीधा नहीं चल रहा था। तुम अपना ये जंग तुम ये अपना ये तुम अपना ये जंग लिया हुआ दिमाग ज़्यादा मत चलाया करो, नहीं तो जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और हंस रहे थे ना मुझ पे, तो तो अब सज़ा भुगतने के लिए रेडी रहना। और तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम मुझे 1 महीने तक हाथ नहीं लगाओगे और जाके बेड पे लेट के सर से पाँव तक खुद को ब्लैंकेट कवर कर लेती है, क्योंकि सनम ने आरव को सब बोल तो दिया था लेकिन अब उसे काफ़ी डर लग रहा था, पता नहीं आरव अब करेगा उसके साथ क्या। वहीं दूसरी ओर आरव सनम से घूरता रह जाता है, पर तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और फ़ोन से बात करने लगता है। उसे बात करते हुए काफ़ी वक्त हो जाता है। तब तक सनम भी सो चुकी थी। वो भी सनम के पास आके उसके माथे पे किस करता है, अपने मन बोलता है, तुम्हारी आज की हरकत का जवाब मैं तुम्हें कल दूंगा बीबी, अभी तो तुम सो जाओ। और उसे बाहों में भर के खुश हो जाता है। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका
44 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों आपको एपिसोड नंबर 44 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा अंश ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।